हेलो एवरीवन, इस वीडियो से मैं वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। वेक्टर अलजेब्रा में पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास वेक्टर एडिशन आता है, दूसरा आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा और फाइनली आपके पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। वेक्टर डिवीजन की बात नहीं होती है। अब पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन लेने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि जब हम लिखते हैं ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो फिर उसी का जब हम एनालिटिकल फॉर्म लिखते हैं तो फिर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक फॉर्म कब यूज़ करें तो दूसरा फॉर्म यूज़ कब करें। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो सो दैट सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन से मैं यहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। दैट मींस आपको कोई भी दो वेक्टर्स दिए होंगे, उन दो वेक्टर्स को आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, आपके पास दो इंपॉर्टेंट आपके पास यहां पे मैं बोल सकता हूं कि लॉज आ जाते हैं। एक आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाता है, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाता है। फर्क क्या है उन दोनों में वो इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा, बट स्टार्ट मैं आज करने वाला हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। स्टार्ट मैं यहां पर करने वाला हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि प्लेसिंग वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है और प्लेसिंग वेक्टर इन एन अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब वो चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, बट फिलहाल के लिए मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है ना। पहले दो वेक्टर्स को मैं यहां पे लेता हूं। लेट अस एज्यूम मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास यहां पर ए वेक्टर है एंड लेट अस एज्यूम यहां पर मेरे पास ये बी वेक्टर है। हर एक वेक्टर के टेल पर और हर एक वेक्टर के हेड पर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पर भी मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूं। अब आप देख सकते हो कि ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, मगर जो आपका बी वेक्टर है वो कुछ एंगल यहां पे थीटा सबटेंड कर रहा है विद एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास दो वेक्टर्स है, इन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो। अब इन दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आपका होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फर्क क्या है उनमें, तो पहले मैं यहां पे लेने वाला हूं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली मैं रिप्रेजेंट आपको करूंगा यहां पे कि कैसे आप इन दो वेक्टर्स को यहां पर ऐड करोगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दो वेक्टर्स को यहां पर मैं सेम ऑर्डर में लूंगा। सेम ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है, देख लो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। ये आपके पास ए वेक्टर है, अगेन ये सेम ए वेक्टर आपके पास है और ए वेक्टर की टेल पर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही आप ए वेक्टर के हेड पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हो। और यहां पर आपके पास ये ए वेक्टर मैंने ड्रॉ करा। दूसरा आपके पास यहां पे बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर आप देख सकते हो जरा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एट एन एंगल थीटा। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस आपका बी वेक्टर आपने ड्रॉ करना है। तो यहां पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेक्टर बी किस में ड्रॉ करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस एंगल पे ड्रॉ करोगे, थीटा एंगल पे, तो आपका बी वेक्टर यहां पर कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। ये आपका थीटा एंगल पे आ रहा है। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका बी वेक्टर है। अब देख लो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ आपका ये कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड्स को आपके दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे जिनको आपको ऐड करना है। तो वो है ना आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर, मगर यहां पर ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अब है क्या ये सेम ऑर्डर में, ये है सेम ऑर्डर में। कैसे, क्योंकि आपके बी वेक्टर का जो यहां पर टेल है वो ए वेक्टर के हेड पर कोइंसाइड कर रहा है ना। आप बोल सकते हो कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां पर क्या है, वो सेम ऑर्डर में है। तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा, यहां पर अगर मैं ट्राइंगल को कंप्लीट करूं, वो तीसरा साइड तो ये आ जाएगा ना। तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा, मगर आपको उसे अपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। बस इतना ही है, दैट इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर ट्राइंगल का तीसरा साइड लेना होगा, मगर तीसरा साइड रिप्रेजेंट करेगा आपके वेक्टर को, मगर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और वही रिजल्टेंट होगा आपके दो वेक्टर्स का। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका रिजल्टेंट यहां पर आर वेक्टर होगा। अब समझो, आर वेक्टर जो आपके पास यहां पर है, ये आर वेक्टर यहां पर रिजल्टेंट है, ये नेट है किन दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। यहां पर इस चीज को आप बोलते हो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और ज्योमेट्रिकली आप बोलते हो कि जो आपका आर वेक्टर है, इट इज इक्वल टू ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर, ये ज्योमेट्रिकली है। ये आपका ज्योमेट्रिकली है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो क्या कहता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से कोई भी दो वेक्टर जिनको आप ऐड करना चाहते हो, आप उन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो, या आप उन दो वेक्टर्स को एग्जैक्टली यहां पर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करो, मगर दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर में। जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वहां पर आप एक वेक्टर ले लो अपोजिट ऑर्डर में, वही आपका जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट फॉर्म करेगा आपके इन दो वेक्टर्स का, सच दैट आप लिख सकते हो कि आपका जो आर वेक्टर है इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जरा एक और चीज देखते हैं, आराम से देखते जाओ, थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस एज्यूम मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, मैं लिख रहा हूं यहां पे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इट इज इक्वल टू, आराम से देखते जाओ, इट इज इक्वल टू आर वेक्टर। और मैं लिख रहा हूं कि जो आपका P वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर, बस इतना मैं लिख रहा हूं। तो इसको ड्रॉ करना है ना। अब देख लो यहां पर जब मैं लिख रहा हूं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इन दो का एडिशन का मतलब ही है कि ये दो वेक्टर्स किस में होने चाहिए? सेम ऑर्डर में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। और आपका P वेक्टर और Q वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, यही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये P वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख लो, चलो मैंने ये P वेक्टर ड्रॉ करा, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये P वेक्टर ड्रॉ हो गया। Q वेक्टर को मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका Q वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहां लिखा था P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो ना, जिन दो वेक्टर्स के बीच में एडिशन आता है ना, उनको सेम ऑर्डर में लेना होता है, ये जरूरी है। इन दो वेक्टर्स को आप क्या यहां पे लोगे? आप इनको सेम ऑर्डर में लोगे, और यहां पर R वेक्टर को लोगे, मगर किस ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में। तो आपका R वेक्टर यहां पर ये होने वाला है, ये आपका R वेक्टर होने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर P और Q जो है ये ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस ट्रायंगल के दो साइड्स पर आपने दो वेक्टर्स को लगा दिया इन सेम ऑर्डर। जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है आप उसको रिप्रेजेंट करो विद अ वेक्टर बट इन अपोजिट ऑर्डर, वही वेक्टर आपका रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स का। तो ये आपके पास मतलब है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे भी डाउट नहीं होगा आपको। अब यहां पर जब मैंने ज्योमेट्रिकली बात की यहां पे कि आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको ड्रॉ वगैरह कैसे करना है उसका आपको आइडिया मिल गया होगा। ज्यादा टेक केयर कहां पे करना है कि जब मैं लिख रहा हूं ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपको पता होना चाहिए कि ये वाले दो वेक्टर्स जो होने हैं ना ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ये बस आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इस पे न्यूमेरिकल्स फिर बहुत अच्छे से कर लोगे। मेन कंफ्यूजन यहीं पे रहता है कि आपको ये सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का चीज समझ में नहीं आता है। अब ये तो पहला पार्ट हो गया, ज्योमेट्रिकली हमने चीजों को समझा। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि डील कैसे करना है। मैथमेटिकली आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देकर होगा, मैथमेटिकली आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होगा, तो तब जाके आप रिजल्टेंट जो निकालोगे ना उसका इक्वेशन जो होगा वो कैसे आप निकालोगे, वो इक्वेशन होगा क्या, वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलो मैं यहां पे मैथमेटिकली रादर एनालिटिकली बात करता हूं। तो वेक्टर्स तो यही रहने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी अभी ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से देखो, और जब भी आप कॉपी पे इसके नोट्स बनाओगे तो उसको ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रख लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन आपके यूनिट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहीं से तो आपका बेस स्टार्ट होता है। तो चलो मैं दिखाता हूं, यहां पे आपके पास ये ए वेक्टर है और आपके पास ये बी वेक्टर है। अगर मैं यहां पे पहले आपको बताऊं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, वो निकालना होता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया होगा। तो चलो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट में ये लिखता हूं, आप आराम से देख लो। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास यहां पर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है लेट इट बी ए, और जो आपके पास बी वेक्टर का मॉड है लेट इट बी बी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। दैट मींस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, वो यहां पर आपका थीटा है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, कैसे पता आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा है? कुछ नहीं करना है, आप सपोर्ट ड्रॉ करो ना वेक्टर का। देख लो आपके पास ये ए वेक्टर है, जरा इसका सपोर्ट ड्रॉ करो। ये देख लो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया। ये आपका बी वेक्टर है, जरा इसका भी सपोर्ट ड्रॉ करो।
आपको नहीं लगता कि ये जो दो सपोर्ट्स आपके पास है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं, और आपके पास यहां पर इस पॉइंट पे जो ये थीटा एंगल बनेगा, यही आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स बन जाएगा, या ये वाला एंगल जो होगा दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहां पे बी वेक्टर को ट्रांसपोज कर दो, आप इसको ट्रांसपोज कर दो, आप बी वेक्टर और ए वेक्टर को यहां पे कोइनिशियल बनाओ, फिर इन दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो कहने का मतलब ये है, आप बी वेक्टर को ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने पे आप देखोगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा, और इनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, वो अगेन आपके पास थीटा आ जाएगा। तो एक बार और जब भी आपको वेक्टर एडिशन के बारे में बात की जाए, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की जाए, आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर तो मैं बोल रहा हूं कि आपके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे बी है, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपका थीटा है। वो आपने रियलाइज करा होगा कि आपने यहां पे सपोर्ट्स को ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पे आपके सपोर्ट्स इंटरसेक्ट करते हैं आप देखते हो कि वहां पर आपको एंगल मिल जाता है, दिस इज एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंड यहां पर अगर आप ये वाला एंगल लोगे दिस इज एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। सॉरी, ये आपके पास पॉइंट है जहां पर आपके सपोर्ट्स डाइवर्ज हो रहे हैं और कन्वर्ज हो रहे हैं। सॉरी, अगेन एक बार, आपके इस पॉइंट पे आपके जो सपोर्ट्स है यहां पर वो डाइवर्ज हो रहे हैं और वो यहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं। जिस पॉइंट पे आपका सपोर्ट कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा होगा उसी पॉइंट पे आपको एंगल लेना होता है, वही रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब बात यहां पर यह है कि मेरे को मैग्नीट्यूड पता है दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी पता है। अब अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप ए वेक्टर लोगे, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप यहां पे ए वेक्टर को लोगे, ये आपका ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को मैं यहां पर बेस वेक्टर भी कह रहा हूं। इस ए वेक्टर को यहां पर फिलहाल के लिए मैं क्या कह रहा हूं, फिलहाल के लिए मैं इसको बेस वेक्टर कह रहा हूं। और जो दूसरा वेक्टर है, आप यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, और जो दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये एंगल आपका थीटा है। अच्छा, आपको पता है कि ये थीटा जो है ये बी वेक्टर का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, और आपको अब ये भी पता है कि यही थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये चीज दोनों क्लियर रखो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर, ये तो स्पेशल सिनेरियो है, यहां पे आपके जो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो थीटा से रिप्रेजेंट होगा, साथ साथ में यही थीटा आपके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी बन रहा है। एक स्पेशल केस है, जरूरी नहीं है, ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा कि बी का जो डायरेक्शन है वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, नहीं, ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि यहां पर जो ए वेक्टर है वो अलोंग द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। अगर ए वेक्टर भी कुछ एंगल बनाता तब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चेंज हो जाता, डायरेक्शन बी का डिफरेंट आ जाता, ए का डिफरेंट आ जाता। इस चीज का टेक केयर करना। अब देख लो फिलहाल के लिए थीटा जो है ये बी वेक्टर का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, और यही थीटा इन दो वेक्टर्स के बीच का यहां पर एंगल भी है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। रिजल्टेंट क्या यहां पर आपका होने वाला है, अपोजिट ऑर्डर में। तो रिजल्टेंट आपका यहां पर अपोजिट ऑर्डर में होने वाला है। ये रिजल्टेंट आपका है जो कि मैंने अपोजिट ऑर्डर में लिया है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, मैग्नीट्यूड वाइज यहां पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो मैं ये ए लिख रहा हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे बी है, मैं बी लिख रहा हूं, मैं सर्कल में लिख रहा हूं। रिजल्टेंट आपका उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो आपका आर होगा। रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है। फिलहाल के लिए मैं रिजल्टेंट का यहां पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बारे में भी मैं बात आगे करने वाला हूं। तो चलो फिलहाल के लिए देख लो, यहां पे मैं सिंपली यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। वो कंस्ट्रक्शन ये है कि आप इस पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये देख लो, ये प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया। ये जो प्रोजेक्शन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, आप देख सकते हो कि ये यहां पर 90 डिग्री पे बन रहा है,
दैट मीन्स प्रोजेक्शन का मतलब होगा कि आप एक लाइन को यहां पे डालो, वो लाइन यहां पर आपके इस ए वेक्टर के सपोर्ट को इंटरसेक्ट करना चाहिए और 90 डिग्री पे आना चाहिए आपका यहां पे डॉटेड लाइन। तब जाके आप बोल सकते हो कि ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये आपके इस ब्लैक कलर के लाइन पे या ए वेक्टर के सपोर्ट पे प्रोजेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आपको इस पॉइंट से एक लाइन को डालना है, वो लाइन ऐसा होना चाहिए कि वो लाइन आपका यहां पर इस बेस के परपेंडिकुलर आना चाहिए। उसको आप क्या बोल सकते हो? प्रोजेक्शन। मैं इसको यहां पर सिंपली बोल सकता हूं ये ए वेक्टर का सपोर्ट है, ए वेक्टर के सपोर्ट पे मैंने यहां पे प्रोजेक्शन डाल दिया, 90 डिग्री है। अब जरा आराम से देखते जाओ, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर आपको पता है कि इस वाले पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो b है। आप आराम से देख लो, आपको पहले ही पता है कि ये इस वाले पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका b है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आपके पास यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, चलो नेम करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं x, मैं यहां पर लिख रहा हूं y, मैं यहां पे z लिख रहा हूं और मैं यहां पे w लिख रहा हूं। अब समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल WYZ, जो कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब समझो मैं यहां पे क्या बोलता हूं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हो ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की इक्वेशंस। तो देख लो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के अपोजिट वाला जो साइड आपका होगा दैट इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका यहां पर YZ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना YZ। हाइपोटेन्यूज अगर आप देखोगे 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं, वो तो आपका b है यहां पे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो इसका मेजरमेंट कितना है वो तो b है, वो तो आपको पहले ही पता है। आप डिवाइड किससे करोगे? आप b से डिवाइड करोगे। जरा कॉस थीटा की मैं बात करता हूं। चलो पहले मैं लिख सकता हूं ना कि जो आपका YZ पार्ट होगा इट इज इक्वल टू b साइन थीटा। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट आपके पास यहां पे कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को आप लिखते हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या होता है? थीटा के एडजेसेंट वाला साइड। एडजेसेंट वाला साइड ये है और ये जो आपका बेस है इट इज WZ। और हाइपोटेन्यूज जैसे अभी आपने देखा कि वो तो आपका b के बराबर है, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आप यहां पे b लिख दो। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आपके पास जो WZ है इट इज इक्वल टू b cos थीटा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आपके पास है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आराम से देखते जाओ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आपके पास ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, आप चेक कर लो, ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 9th क्लास में पढ़ते हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, शायद 5th में भी पढ़ते हो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, अब देख लो कौन सा, XYZ, and it is right angled at Z। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है ना। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका XY स्क्वायर इट इज इक्वल टू XZ स्क्वायर। That means hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, that is YZ square। बहुत सही, आराम से देखते जाओ। अगर मैं यहां पर XY की बात करूं, आपका जो यहां पर XY वाला पार्ट है, XY ये कुछ नहीं, ये तो R है ना, तो XY स्क्वायर का मतलब होगा R स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां XZ स्क्वायर की बात करूं, XZ स्क्वायर आपका यहां पर होगा ना XW प्लस WZ का होल स्क्वायर। क्योंकि आपका जो पूरा XZ है ये तो दो पार्ट्स का बना है, एक तो XW वाले पार्ट का और WZ वाले पार्ट का। तो पूरे XZ की जगह पर मैं XW प्लस WZ लिख सकता हूं, तो प्लस WZ। मगर इसका क्या करना है? होल स्क्वायर करना है, और प्लस आपके पास यहां पे YZ स्क्वायर है। अब आराम से देखते जाओ, इसमें कोई जल्दी है नहीं। आपका जो R स्क्वायर है वो तो अपनी जगह पर है, इट इज इक्वल टू XW किसके बराबर है? XW आपका A के बराबर है, तो मैं A लिख रहा हूं, प्लस आपका WZ किसके बराबर है? WZ B cos थीटा के बराबर है, तो आप यहां पे प्लस B cos थीटा लिख दोगे।
और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर प्लस वाई जेड किसके बराबर है, वाई जेड आपका वाई जेड जो कि हमने निकाला था बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन करा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन किया क्यों, ताकि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। उस पाइथागोरस थ्योरम में ये वाले पार्ट्स आने वाले हैं, इनको हमने निकाल दिया यूजिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कितना आसान था ये करना। अब देख लो यहां पर आपके पास वाई जेड वाला जो पार्ट है, वाई जेड वाला पार्ट बी साइन थीटा के बराबर है। मैं इसको लिख सकता हूं ना, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी आप 11th में हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। वो इसको अलग से स्क्वायर देते हैं, इसको अलग से स्क्वायर देते हैं। उनको ये दिमाग में नहीं रहता कि ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का स्टाइल है। x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई के बराबर। तो आपका यहां पर जो आर स्क्वायर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आपके पास आएगा ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। आप चेक कर सकते हो, दैट मींस मैंने क्या किया, ए स्क्वायर फिर प्लस मैंने किया यहां पे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसको आप बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, फिर प्लस आपके पास आएगा ट्वाइस ए इंटू बी कॉस थीटा, ट्वाइस ए इंटू बी कॉस थीटा, और फिर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अभी आपका रिजल्टेंट आ रहा है। अब आप यहां पर क्या करोगे, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इनको एक जगह पे लाओ और यहां पर फिर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दो। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपके पास आर स्क्वायर अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस आपके पास यहां बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस आपके पास यहां पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और प्लस आपके पास यहां पे ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है। अब यहां पर आप क्या करोगे, बी स्क्वायर को यहां पे बी स्क्वायर को आप यहां पर कॉमन निकाल सकते हो। ये आपका ए स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस आपका बी स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस आपके पास ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अपनी जगह पर है। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो पार्ट है इट इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पे लिख सकते हो ना कि जो आपका आर स्क्वायर है इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, या मैं बोल सकता हूं ना आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इज योर रिजल्टेंट, और इसको आप बोलते हो एनालिटिकल अप्रोच। ये तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है। जब मैं ऐसे दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में प्लेस करता हूं, फिर रिजल्टेंट को अपोजिट ऑर्डर में लेता हूं, फिर लिखता हूं यहां पे कि आर वेक्टर इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल। बट यहां पर जो मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड किस पे करता है, आपके दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर, और एक थीटा पे डिपेंड करता है। और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं आपको कि वेक्टर बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। आप दो वेक्टर्स को एनालिटिकली डील कर सकते हो, दो वेक्टर्स को एनालिटिकली ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, उन दो के बीच का एंगल 60 है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 5 इंटू 7 कर दोगे और कॉस ऑफ 60 लिख दोगे। आपको जो भी आंसर यहां मिलेगा वो उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, वो उन दो वेक्टर्स का समेशन आपको देगा। तो जब आप दो वेक्टर्स को सम करते हो, डायरेक्ट समेशन a प्लस बी नहीं हो रहा है, इस चीज को आप फिर बोलते हो दिस इज वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहां पर आपका नया ही स्टाइल, दो वेक्टर्स को ऐड करना आसान नहीं है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप 2 + 3 करो, आप बोलोगे 5 है। मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 kg प्लस 10 kg है, आप बता दोगे 12 kg हो गया, दैट इज अ स्केलर एडिशन। बट अगर मैं आपको दो वेक्टर्स बताऊं कि आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 5 न्यूटन का फोर्स है और 7 न्यूटन का फोर्स है, और दोनों फोर्सेज एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको अगर वहां पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा ना, दोनों फोर्सेस को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को और एंगल को इस इक्वेशन में आप सिंपली सब्स्टिट्यूट करो,
यहां पर जो आप इवैल्यूएट करोगे रिजल्ट को, वो आपको बताएगा कि आपके पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो रिजल्टेंट यहां पे डिनोट करेगा। अब ये तो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया ना। दूसरा पार्ट होता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन याद करो, डायरेक्शन के लिए आप रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पे क्या ड्रॉ करोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज जरा डायग्राम में देखते हैं। ये आपका पूरा डायग्राम है, ये आपका रिजल्टेंट है, जरा रिजल्टेंट के टेल पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। तो ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। देख लो, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, खुद से देख लो। यहां पर आपका वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो ये वाला एंगल है ना, यही एंगल रिप्रेजेंट करेगा ना डायरेक्शन ऑफ आर। यही एंगल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ना डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो आप इस एंगल को यहां पर बीटा से रिप्रेजेंट कर दो, आप इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर दो। अब समझो यूजुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि टैन थीटा हमें डायरेक्शन देता है। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप साइन थीटा यूज करोगे, सॉरी टैन थीटा मतलब टैन को यूज करना, साइन कॉस टैन में से टैन को जब आप यूज करोगे, वो आपको वेक्टर का डायरेक्शन दे देता है। मतलब ये उनके दिमाग में होता है, ये बिल्कुल गलत है। आपका डायरेक्शन का मतलब होता है ये एंगल को निकालना। अगर आपको आर पता है, अगर आपको यहां पर ए और बी पता है ना, आप साइन बीटा यूज करो, कॉस बीटा यूज करो, टैन बीटा यूज करो, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। तो चलो फिलहाल के लिए आपकी बुक्स के हिसाब से डायरेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, वो इस एंगल का टैन निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं यहां पे टैन बीटा लिखता हूं, आप आराम से देखते जाओ। मैं यहां पे लिख रहा हूं टैन बीटा। देख लो, इतना तो पूरा क्लियर आपको हो गया होगा कि हां यही बीटा इस वेक्टर का डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पूरा क्लियर फॉर्म में पता है कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर के टेल पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना होता है। वो तो आपने ड्रॉ किया, और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के साथ आपका वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, यहां पर बीटा है, यही बीटा आपके वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैंने टैन बीटा का स्टाइल यहां पे ले लिया। अब टैन बीटा किसके बराबर होता है, टैन आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब जरा परपेंडिकुलर देख लो, इस बीटा के अपोजिट वाला साइड आपको ये लेना पड़ेगा। अब गलती से बी नहीं ले लेना, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म ही नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है ही नहीं। आप यहां पर टैन बीटा ले रहे हो तो ये बड़ा सा ट्रायंगल आप ले रहे हो विच इज राइट एंगल्ड एट जेड, ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है। और यहां पर जब आप टैन बीटा की बात करते हो तो परपेंडिकुलर आपका यहां पर वाई जेड आ जाता है। तो मैं वाई जेड लिखता हूं, डिवाइडेड बाय बेस आपका क्या आ जाएगा, बेस आपके बीटा का एडजेसेंट वाला साइड होता है। बेस आपका यहां से शुरू एक्स से शुरू हो रहा है और जेड तक जा रहा है, तो आपको एक्स जेड यहां पे बेस लेना पड़ेगा। जरा देख लो, वाई जेड आपका यहां जो मेजरमेंट है आपने अभी निकाला है, वाई जेड आपका बी साइन थीटा है, डिवाइडेड बाय जो आपका एक्स जेड वाला पार्ट है, यहां पर था ना एक्स जेड, और एक्स जेड वाला पार्ट किसके बराबर था आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। आप चेक कर सकते हो, एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड, और इसको हमने जब यहां पर ए और बी के स्टाइल में लिखा था, ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर था। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहां से यहां तक आपके पास ए है, यहां से लेकर यहां तक आपका बी कॉस थीटा है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जो आपका बीटा यहां पर होगा, इट विल बी सिंपली टैन इनवर्स। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपके पास ये टैन बीटा यहां पर है इसके बराबर, तो आप यहां पर अगर इस साइड से टैन इनवर्स लोगे तो टैन और टैन इनवर्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, बीटा। और दूसरे साइड से टैन इनवर्स आ जाएगा, तो आपका बीटा होगा टैन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आराम से देखते जाओ। अभी मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाला हूं, जो कि बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स गलत बोल देते हैं। तो देख लो पॉइंट यहां पर क्या है। मैं यहां पे सिंपली अभी के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इन दो के बीच का एंगल आपको थीटा पता है, आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स में से किस वेक्टर को आप बेस वेक्टर ले रहे हो। अब पूरा जा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर आपका बेस वेक्टर है। कौन सा वेक्टर बेस वेक्टर यहां पर बना, ए वेक्टर। तो मैं यहां पे ए वेक्टर को साथ में लिखूंगा, या ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सामने ब्रैकेट में लिखने वाला हूं बेस वेक्टर।
अब बात करेंगे रिजल्टेंट और डायरेक्शन की। आराम से सुन लो। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, आपको पता है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, आपको पता है कि दो वेक्टर्स में से बेस वेक्टर कौन सा है, इतना पूरा क्लियर है आपको, और आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा पता है, आप इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और कॉस थीटा। ये आपका पहला पार्ट है, पहला पार्ट। और आप यहां पे डायरेक्शन भी लिख सकते हो। देख लो, डायरेक्शन में लिखने वाला हूं मैं, डायरेक्शन यहां पे लिखने वाला हूं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आप टैन बीटा लिखोगे। आप अब बीटा, फिर आप बीटा निकाल सकते हो टैन इनवर्स के स्टाइल से, वो भी मैं दिखा दूंगा। आप टैन बीटा लिखोगे, टैन बीटा इज इक्वल टू, अब देख लो टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना। जरा पहले यहां पे लिखता हूं, टैन जो आपके पास होता है इसको आप लिखते हो ना साइन बाय कॉस। यही रिलेशन आपको पता होता है, बिल्कुल सही। यहां पर मैंने क्या लिखा? मैंने टैन बीटा लिखा। न्यूमरेटर में साइन आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस आएगा। मुझे याद भी करवाना है आपको, सिर्फ लिखना नहीं है। यहां पे टैन बीटा है आपके पास, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल है। अब न्यूमरेटर में भी आपका साइन आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपका कॉस आना चाहिए। अब देख लो, मैं न्यूमरेटर में साइन थीटा लिख रहा हूं। थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैं कॉस थीटा लिख रहा हूं, बिल्कुल सही। अब समझो, आराम से देख लो। जो बेस वेक्टर होता है, बेस वेक्टर को ना आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे ना आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बेस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इनसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? किसी दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, दैट मींस बी से मल्टीप्लाई करो। और डिनोमिनेटर में आपका बेस वेक्टर अलग से आपको लिखना है, दैट मींस यहां पर प्लस ए आ जाएगा। तो स्टाइल क्या बन रहा है, आराम से देखते जाओ। आपके पास टैन जो होता है, टैन का मतलब होता है साइन बाय कॉस। टैन का मतलब क्या होता है? साइन बाय कॉस। आप देख सकते हो मैंने टैन बीटा यहां पे लिखा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा। साइन बाय कॉस का स्टाइल टैन देता है आपको। फर्दर डिनोमिनेटर में मैंने बी कॉस थीटा को ऐड यहां पर क्या किया? ए आपका यहां पर क्या है? वो आपका बेस वेक्टर है। दैट मींस बेस वेक्टर के साथ ना साइन आता है ना कॉस आता है, बस ये आपको याद रखना है। और बेस वेक्टर को आपको डिनोमिनेटर में ऐड कर देना होता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आराम से देखते जाओ। अगर मैं यहां पे आपको ऐसे कुछ सिनेरियो दूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपके पास बी वेक्टर है और मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ये ए वेक्टर है, और यहां पर अगेन आपके पास ये एंगल थीटा है और ये आपके पास रिजल्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर मैंने जो ए वेक्टर लिया था ना बेस वेक्टर, अब यहां पर मैंने बी वेक्टर को लिया बेस वेक्टर। तो आप क्या करते हो? आप इस फॉर्मूला को याद कर देते हो। इस फॉर्मूला को याद किया ना, फिर अप्लाई करना आता है नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। तो यहां पर अगर आपको ये फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूला को अच्छे से पहले समझो। फॉर्मूला को समझने का मतलब कि आपका टैन बीटा यहां पर है, तो इस आपके राइट हैंड साइड पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्टाइल आ जाएगा। पहला पॉइंट ये समझना है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो दो वेक्टर्स आपको देकर है उनमें से एक वेक्टर जो कि बेस वेक्टर आपका होता है, बेस वेक्टर को कैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप वो देख लोगे। बेस वेक्टर, मैं और एक बार बोल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कौन सा वेक्टर आपका बेस वेक्टर है। बेस वेक्टर के साथ ना आपका साइन आता है ना कॉस आता है, ये आपके डिनोमिनेटर में आप अलग से लिख देते हो, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिजल्टेंट है ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना, यहां पे लेट इट बी बीटा। जरा टैन बीटा लिखते हैं इस सिनेरियो के लिए। टैन बीटा इट इज इक्वल टू, टैन बीटा किसके बराबर होगा? आप सिंपली यहां पहले देख लो बेस वेक्टर कौन सा है, बी है ना। तो बेस वेक्टर अगर बी है आपका, तो बी का मैग्नीट्यूड ना न्यूमरेटर में आएगा ही नहीं, और डिनोमिनेटर में आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से लिखना होगा। ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो लिखोगे क्या फिर? इट इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए टाइम्स कॉस थीटा। देख लो, टैन बीटा है, साइन बाय कॉस का स्टाइल ही है, और आपको पहले से ही पता है कि बेस वेक्टर को डिनोमिनेटर में अलग से लिख देना होता है। जब आपको ये पता होगा, आप देख लो कि इन दोनों में फर्क आ रहा है, इन दोनों में फर्क आ रहा है, इन दो इक्वेशंस में, इनमें डिफरेंस है यहां पे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए बेस वेक्टर जो है ना वो कौन सा वाला वेक्टर है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है जिसके साथ आपका रिजल्टेंट वेक्टर कोई इनिशियल आ जाता है। देख लो जरा यहां पे, ये आपका बेस वेक्टर है, बेस वेक्टर के साथ आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर कोई इनिशियल आ रहा है। दैट मींस आपके बेस वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर आपस में क्या होते हैं? वो आपस में को इनिशियल होते हैं।
ये आपके पास कोइनिशियल होते हैं। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होगा, उनके बीच का एंगल पता होगा, और आपको पता होगा कि दो वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर बेस वेक्टर है। बेस वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके साथ आपका रिजल्टेंट जो है वो कोइनिशियल होगा। जब इतना सारा आपको पता होगा, आप सीधे बता दोगे कि आपका जो रिजल्टेंट है इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और आप लिखोगे tan बीटा इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इक्वेशंस को आप मेमोराइज करोगे, और इसको मेमोराइज तो करना है मगर ध्यान से पूरा क्लियर होना चाहिए बेस वेक्टर क्या है आपके पास, तो तब जाके आप इसको मेमोराइज करो। तो ठीक है, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले, अभी तो हमने स्टार्ट किया वेक्टर एडिशन, अभी तो वेक्टर एडिशन में हम इस इक्वेशन के एक स्पेशल केसेस देखेंगे। अभी तो वेक्टर एडिशन में आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आ जाता है, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है। अभी तो सिंपली एक इंट्रोडक्शन था जहां पर आपने देखा कि दो वेक्टर्स को आप एनालिटिकली कैसे डील करते हो, तो ये चीज अभी तक हमने देखी। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर अगेन हम इन्हीं फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप देखते जाओ और फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, और ये एंगल यहां पर आपका 15 डिग्री है। आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। मैं और एक यहां पे केस लेता हूं, और एक वेक्टर लेता हूं। ये आपका बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो यहां पर मैं ले रहा हूं, लेट अस अज्यूम इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो ये बी वेक्टर है, और ये जो एंगल यहां पर सबटेंड कर रहा है इट इज 15 डिग्री। तो ठीक है, इसमें कोई इशू है नहीं। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आराम से देखते जाओ, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स आपको पता है कि यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब कुछ आपको पता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स पता है? वो आपको नहीं देकर है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालोगे? दोनों वेक्टर्स को क्या करो, कोइनिशियल। दोनों वेक्टर्स को कोइनिशियल करोगे तो जो स्मॉलेस्ट एंगल उन दो के बीच में आ जाएगा दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ड्रॉ कैसे करना है, आराम से देखते जाओ। ये आपका बी वेक्टर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है ना, 15 डिग्री पे आ रहा है ना, आप इसको सिंपली ट्रांसलेट करो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस एंगल पे, 15 डिग्री पे। तो वो मैं यहां पे कर रहा हूं, आप देखते जाओ। ये देख लो, ये आपका बी वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड मैंने 5 ले लिया, और अगेन आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल मैं ले रहा हूं इट इज 15 डिग्री। अब जरा आराम से देख लो, क्या ये दोनों वेक्टर्स यहां पे कोइनिशियल है? हाँ, ये दोनों वेक्टर्स यहां पर कोइनिशियल है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो डाउट अभी नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर इन दो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 15 + 15 30 डिग्री आ रहा है। तो कहने का मतलब अब मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं ना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मॉड जो आपको देकर है इट इज 4। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना यहां पर है, आराम से देखते जाओ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास है यहां पे, वो आपका 5 आपको देकर है। और जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो तो अभी देख लिया, खुद से निकाला आपने कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपका यहां पे 30 डिग्री है। तो बस हो गया, आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता, उन दो के बीच का एंगल पता, रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपको लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। मैं लिखता हूं पहले, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और यहां पर आपका कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की, ए का वैल्यू आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर आपका 16, आपके 5 का स्क्वायर, बी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर आपका 25, फिर आपके पास ट्वाइस 4 × 5 और कॉस 30 डिग्री आपके पास है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे, आपका जो रिजल्टेंट आने वाला है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देख लो 16 + 25 अपनी जगह पे, और फिर प्लस आपके पास यहां पे ये 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = आपका 40 आ जाता है। cos 30 आपका √3/2 होता है।
cos 30 आपका √3/2 होता है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 16 + 25, ये आपके पास आ जाएगा 41। एक बार और 6 और 5 आपका 11 1 लिखेंगे तो ये आपके पास 41 आ जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे 20 टाइम्स √3 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2 20, तो 20 टाइम्स √3। इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो, मतलब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं कि रिजल्टेंट आपके पास ये है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए आंसर लिख रहा हूं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एंगल कैसे निकालें, एंगल आप कैसे निकालोगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब देख लो यहां पर, आप आराम से देखते जाओ। एंगल यहां पर निकालने के लिए, पूरा अच्छे से समझने के लिए आप यहां पे ट्रायंगल फॉर्म कर लो। ट्रायंगल फॉर्म कैसे होगा, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर यहां पे, ये आपके पास ए वेक्टर है यहां पे। आप क्या करोगे, देख लो, आप ए वेक्टर के हेड पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर दो। आराम से देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। आप ए वेक्टर के हेड पर यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर दो। अब देख लो, आराम से देख लो मैं क्या करने वाला हूं, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, आपने ए वेक्टर के यहां पर हेड पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, 15 डिग्री पे बी वेक्टर दिखा दोगे। ये देख लो, ये 15 डिग्री पे मैंने बी वेक्टर दिखा दिया। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, रिजल्टेंट होगा ना ए के टेल से ड्रॉ। अगर रिजल्टेंट ए के टेल से ड्रॉ हो रहा है, मैं बोल सकता हूं ना, ए वेक्टर विल बी योर बेस वेक्टर। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरूरत है नहीं बनाने की, फिर भी बनाता हूं, मगर जरूरत है नहीं बनाने की। यहां पे ये आपका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट जो आपका यहां पे एंगल बनाने वाला है, वो ए वेक्टर के साथ यहां पे एंगल बनाएगा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आपका जो ए वेक्टर है ना, वो आपका बेस वेक्टर है। तो जो आपका एंगल यहां पे मिलेगा, जो एंगल आपको यहां पे मिलेगा, वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहां पे नहीं मिलेगा, वो विद रेस्पेक्ट टू आपके बेस वेक्टर आपको मिल जाएगा। फिर जितना भी एंगल होगा, उस एंगल में से 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहां पर टैन बीटा की बात करूं, टैन बीटा की अगर मैं बात करूं, आपको पहले ही पता है कि आपका जो टैन बीटा यहां पर होने वाला है, वो ये पूरा एंगल होने वाला है, कि वो आपके बेस वेक्टर के साथ में आप लेते हो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो टैन बीटा किसके बराबर आपके पास आ जाएगा, बिकॉज बेस वेक्टर आपका ए वेक्टर है, तो आप यहां पे लिख दोगे बी साइन थीटा। देख लो, टैन का मतलब साइन बाई कॉस, तो बी साइन थीटा डिवाइड किससे कर दोगे, बी कॉस थीटा से, और फिर ऐड किसको करोगे, इसको ऐड किसके साथ करोगे, बेस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, जो कि आपके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। तो दैट मींस आप वो ए लिखोगे। अब जरा बी का वैल्यू देख लो, बी का वैल्यू आपके पास 5 है, और साइन 30 आपके पास 1/2 होता है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि थीटा आपका 30 है ना। फर्दर बी का वैल्यू आपके पास यहां पर 5 है, cos 30 आपका √3/2 होगा, और प्लस आपके पास a का वैल्यू जो है वो आपका 4 है। तो आप यहां पे निकाल सकते हो, ये आपका आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 √3 प्लस आपके पास 4 आ जाएगा। ये आपका टैन बीटा का आपको आंसर मिल जाएगा, और यहां से फिर आप बीटा वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने तो एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था और समझाया आपको कि फॉर्मूले यूज कैसे करना है। फिर जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल होती है ना, वहां पर जब आप इवैल्यूएट करते हो, आपको एक पर्टिकुलर सा वैल्यू मिल जाता है जो कि नोन वैल्यू होता है, जिसका फिर आप टैन इनवर्स ले सकते हो। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा वेक्टर एडिशन के बारे में। इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और बहुत गुड न्यूमेरिकल्स आगे जाके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।